हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। बिहार स्पेशल का आपका दूसरा क्लास है। पहला क्लास हो चुका है, नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, वहां से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछता है। आज हम लोग जो देखेंगे प्राचीन बिहार का इतिहास देखेंगे, और इसका क्या होगा, पहला लेक्चर होगा प्राचीन बिहार का इतिहास का। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। और बुक का अगर प्रेफरेंस लेना हो तो आप देखिएगा कि बिहार एक परिचय करके ये इम्तियाज अहमद का बुक आता है। साथ ही साथ एडिटोरिया का एक बुक आता है। कम समय है तो एडिटोरिया का देख सकते हैं, और ज़्यादा समय है तो क्या करिएगा कि आप जो है इम्तियाज अहमद का बुक को पढ़ लीजिएगा। ये जो बिहार बीपीएससी का अभी जो एग्जाम आया हुआ है टीचर के लिए, बहुत ज़्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन 10 से 20 आपका क्वेश्चन करीब करीब बनते रहता है, वो तो पूछ ही लेगा। ठीक है, और साथ ही साथ 17 जो बीपीएससी आएगा उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक, तो चलिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कि अब सबसे पहले देख लेते हैं कि प्राचीन बिहार का इतिहास में पढ़ना क्या क्या है। तो आप देखिएगा कि पाषाण काल पढ़ना है, वैदिक काल पढ़ना है, महाजनपद काल पढ़ना है, आपका हर्यक वंश पढ़ना है, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, गुप्त वंश, पाल वंश, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। इतना जो है आपका क्या है कि प्राचीन बिहार का इतिहास में हम लोग को पढ़ना है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पढ़ना है जो सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो पाषाण काल के बारे में पढ़ना है। तो पाषाण काल के देखते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास के जो स्रोत मिलता है मुख्य रूप से कितने प्रकार से मिलता है, तो 2 प्रकार से मिलता है। बिहार के इतिहास के बारे में अगर जानकारी मिले तो क्या क्या चीज से प्राप्त होगा, तो 2 चीज से होगा। जैसे कि भारत की जानकारी होता है 2 चीज से, ठीक उसी तरीका से बिहार का भी इतिहास की जो जानकारी होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। एक तो पुरातात्विक स्रोत से होता है, एक साहित्यिक स्रोत से होता है। पुरातात्विक स्रोत जैसे कि आप खोद कर कुछ निकलता है, जैसे कि तांबा का सिक्का निकल गया, कोई चीज का सिक्का निकल गया, कोई लोहा का हथियार, किसी चीज का हथियार, पत्थर का हथियार, स्तंभ मिलता है। ये सब जो होता है पुरातात्विक स्रोत में आता है, ताम्रपत्र सब। और साहित्यिक स्रोत में जैसे कि पुराण है, गीता है, महाभारत है, ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, ये सब जो ग्रंथ है ना, उसमें अगर कोई चीज मिलता है तो उसको हम लोग साहित्य में रखते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग बारी बारी देख लेते हैं पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो पूर्व ऐतिहासिक युग के जो है मुंगेर, चिरान जो सारण में पड़ता है, चेचर जो आपका वैशाली में पड़ता है, पटना और सोनपुर जो सारण के नजदीक है, सोनपुर हम लोग जानते हैं, वहां से क्या है कि ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृत भांड प्राप्त हुए हैं, जिससे बिहार के क्या है कि प्राचीन बिहार का इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, मौर्यकालीन अभिलेख में लौरिया नंदनगढ़ से क्या है, और लौरिया अरेराज से और रामपुरवा आदि से स्थान से क्या होता है कि मौर्यकालीन के अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, बराबर की गुफाएं, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से क्या है कि स्मारक प्राप्त हुआ है, जिससे भी क्या है कि बिहार राज्य का प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। खुदाई से प्राप्त सिक्के, मन के मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है, जिससे बिहार के इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कम से कम ऊपर वाला, फर्स्ट और सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनाते रहता है। आपका लिख देगा कि मुंगेर, चिरांद ये सबसे क्या प्राप्त हुआ है, तो ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृत भांड प्राप्त हुआ है। ये बात आपको याद रखना है। तो बार बार क्वेश्चन बनते रहता है कि लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज से क्या चीज मिला है, तो आपका मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, जो बेतिया के करीब करीब नजदीक है। ये भी आपको अगर बेतिया से होंगे तो ये तो जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाता है। रामायण, महाभारत, पुराण, हिंदू जो धर्म है आदि जो ग्रंथ है, उससे बिहार की जानकारी मिलता है। साथ ही साथ क्या है कि बौद्ध जो रचनाएं हैं, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, और जो जैन रचनाएं, भगवती सूत्र आदि, जिससे क्या है ये सब से क्या होता है कि बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ जो है यात्री का विवरण भी है, जिससे भी बिहार का क्या करता होता है कि प्राचीन बिहार का इतिहास पता चलता है। मेगास्थनीज के बारे में जानते हैं कि एक इंडिका बुक लिखा था, इससे बिहार की जानकारी प्राप्त होता है। फाहियान जो था, इतिसंग था, हेवेनसांग था, ये सब क्या किया था कि यात्रा वृत्तांत लिखा था, जिससे बिहार की जानकारी मिलता है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है कि कोई यात्री अगर घूमता है कहीं पे, और घूमने के बाद उसकी जो भी ज्योग्राफिकल, आर्थिक, प्रशासनिक जो है वहां पर कैसा है, उसके बारे में अगर लिखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यात्रा वृत्तांत बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना चाहिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र ये नहीं समझिएगा कि ये इकोनॉमिक्स का बुक था, एक क्या था, प्रशासनिक बुक था। ठीक है, ये जो लिखे थे अर्थशास्त्र,
जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था वो भी, उससे भी क्या है कि बिहार की जानकारी बहुत अच्छा से मिलता है। ठीक है, स्थानीय लेखनों, बहुत सारा स्थानीय लोग था उस, वो भी लिखे थे कुछ, उससे भी बिहार के विवरण मिलता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, चलिए पाषाण काल में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, तो पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं। इस काल में क्या था कि मानव अखेटक एवं खाद्य संग्रहक था। ठीक है, अखेटक का मतलब कि शिकारी था। ठीक है, और सिर्फ खाद्य संग्रह करता था, मतलब कि फल उल को क्या करता था, जमा करता था, और साथ ही साथ अखेटक मतलब जो भी मिलता था जानवर उसको क्या करता था कि मारकर उसको खाता था। ठीक, दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं, जो करीब करीब 1 लाख वर्ष पूर्व है। इससे पता चलता है कि मानव जो थे अखेटक और खाद्य संग्रह थे, इस काल में पता चलता है। तो आपका पूरा पाषाण काल में ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। तो इस काल में मानव अखेटक तो था ही, मतलब कि शिकारी तो था ही, खाद्य संग्राहक, साथ ही साथ क्या बन गया, एक पशुपालक बनने लगा। जैसे जैसे विकास होने लगा वैसे वैसे क्या है कि मानव भी अपने आप को विकास करते गया। जैसे कि अभी हम लोग जो है मॉडर्न एरा में है, अभी बहुत ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ गया है। 20 साल पहले के देखिएगा और अभी देखिएगा बहुत अंतर हो जाएगा, और 20 साल बाद जो देखिएगा बहुत अंतर आने वाला है। ठीक है, जितना भी अभी देख रहे होंगे कि 3D में हम लोग फिल्म देखने जाते हैं, आगे जो होने वाला है सारा आपका हेलोजन में दिखेगा। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। साथ ही साथ आप जो देखते हैं इसमें हम लोग को आगे जो पढ़ना है, मानव द्वारा जो पहला पालतू पशु था वो क्या था, तो कुत्ता था, मतलब डॉग था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनते रहता है कि पहला पालतू पशु क्या था, तो आपको याद रखना है कुत्ता था। ठीक, डॉग था। दक्षिण बिहार के मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं, जो करीब करीब 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल में क्या हुआ कि मानव जो था अब क्या बन गया, उत्पादक हो गया, खाद्य उत्पादन करने लगा, मतलब कि एग्रीकल्चर करने लगा था। ठीक, और मानव जो था अब क्या करने लगा, कहाँ रहने लगा, तो बस्तियों में निवास करने लगा। पहले जंगलों में रहता था, हम लोग जानते हैं, और अब जो है नवपाषाण काल में मानव जो है अपना विकास करके बस्तियों में रहने लगा था। नवपाषाण काल के अवशेष जो है बिहार के मैदानी भागों में मिलेगा, क्योंकि मानव अब खेती करेगा तो कहाँ पे करेगा, नदी के किनारे करेगा। ठीक, जहाँ पर भूमि उपजाऊ होता है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी रहता है, जलोढ़ मिट्टी के कारण क्या होता है वहाँ पे भूमि उपजाऊ होता है और पानी भी वहाँ आसानी से मिल जाता है। तो अब जो है मानव कहाँ पे रहेगा, मैदानी भाग में रहेगा, और बिहार के मैदानी भागों से ही अवशेष मिलता है नवपाषाण काल के, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चिरान जो सारण में है, ठीक है, चेचर जो आपका वैशाली में है, मनेर जो आपका पटना में है, सनुआर जो आपका रोहतास से, ये सब जगह से क्या हुआ है कि पत्थर और हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं नवपाषाण काल का। ठीक है, कैमूर की पहाड़ियां और नवादा जमुई से गुफा चित्र मिले हैं, जो करीब करीब आपका 25 ईसा पूर्व के हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, ताम्रपाषाण काल के बारे में देखते हैं। तो ताम्रपाषाण काल किसको कहेंगे, जिसमें तांबा जो है, कॉपर जो है उपयोग में आने लगा था, उस काल को हम लोग नाम क्या दे दिए, तो उस काल को नाम दे दिए थे ताम्रपाषाण काल। चिरांद, सोनपुर, ताराडी, चेचर, मनेर, सुनवार, ये सब जो जगह था यहाँ से क्या है कि ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। और इस काल में पत्थर के औजार तो था ही, साथ ही साथ अब तांबा मतलब कॉपर के उपयोग भी प्रमाण मिलने लगा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, तांबा का भी। ठीक, ये जो अवशेष है करीब करीब 1000 ईसा पूर्व के है। जैसे जैसे क्या है कि बढ़ते गया दिन पर दिन, वैसे वैसे विकास होते गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल जो है आर्यों द्वारा स्थापित किया गया था, आर्यों द्वारा व्यवस्थित एक सभ्यता था, उसको हम लोग क्या बोले, तो वैदिक काल दिए। और ये जो वैदिक सभ्यता है वेदों पर आधारित था, इसी के कारण इसका जो नाम पड़ा था वैदिक सभ्यता भी कहा गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में हम लोग बांटते हैं, और एक तो जो पहला होता है ऋग वैदिक काल, जिसको पूर्व वैदिक काल भी कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा, जो जिसका टाइम कितना है, टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच को हम लोग ऋग वैदिक सभ्यता कहते हैं। और उत्तर वैदिक जो सभ्यता बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल किसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना है 1000 से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। ठीक,
चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि पूर्व वैदिक काल जो ऋग वैदिक सभ्यता था उसका विस्तार बिहार में कहीं पे नहीं था, वो उधर ही था। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये सब लोग जो थे चरवाहा थे और वो जो है पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते आ रहा था, तो बिहार का जो ऋग वैदिक सभ्यता में कहीं भी क्षेत्र नहीं पड़ता है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार जो है गंडक नदी तक आ गया, और गंडक नदी कहाँ पे है तो बिहार में है। अरे बिहार तक विस्तार इसका हो गया आर्यों का, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कब विस्तार हुआ तो उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में बिहार के क्षेत्र में आर्यों का विस्तार नहीं था, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र का जो प्रथम चर्चा मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जो लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें जो बिहार की जो चर्चा किया गया है विदेह के रूप में, मतलब संसारिक बातों से विरक्त, जो मानव क्या हो कि संसारिक बातों से विरक्त हो उसको विदेह कहा गया, या अशारीरिक भी होता है विदेह का मतलब। ये किस में बोला गया है तो शतपथ ब्राह्मण में बोला गया है बिहार के लोगों के बारे में। ठीक है, और तिरहुत और मिथिला के क्षेत्र को यह जो है क्या करता है कि दर्शाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट, मतलब कीकट का मतलब क्या होता है, जहां पे आर्य लोग का निवास नहीं था ना उसको क्या बोला गया था, कीकट बोला गया था। या बात्र बोला गया है, बात्र का मतलब क्या होता है तो संसारहीन बोला गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कहाँ बोला गया है ये बात तो आपको ऋग्वेद में बोला गया है, कीकट और बात्र बोला गया है। कीकट का मतलब फिर से आप सुन लीजिए, जहां पे अनार्य लोग रहते हैं, मतलब कि आर्य लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, मगध को क्या बोला गया था तो कीकट बोला गया था। अबार्त का मतलब क्या होता है तो संसारहीन होता है, मतलब कि जो 10 संसार होता था ना, 10 संसार, वो इसमें नहीं था मगध वाले में, ये बोला गया है ऋग्वेद में। ठीक है, बराह पुराण में क्या बोला गया है, कीकट को क्या बोला गया तो अपवित्र प्रदेश बोला गया। मतलब कीकट के मतलब जहां जहां कीकट शब्द आए तो आपको याद रखना है कि मगध वाला क्षेत्र को। ठीक, कीकट को मतलब मगध के क्षेत्र को क्या बोला गया तो अपवित्र प्रदेश बोला गया। ऐसे भी आर्य लोग जो समझते थे, खुद को श्रेष्ठ समझते थे, एलीट वर्ग समझते थे, पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं महाजनपद काल पढ़ते हैं। महाजनपद काल क्या हुआ कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में क्या है कि 16 महाजनपदों की जानकारी मिलता है। अंगुत्तर निकाय क्या है तो अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, और भगवती सूत्र जो है आपका जैन धर्म का ग्रंथ है, जहां से क्या है कि 16 जनपदों का, 16 महाजनपदों का जानकारी मिलता है, जिसमें 3 ही महाजनपद जो था जिसका विस्तार कहां पे था तो बिहार में था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पहला जो था वजी, जिसको लिच्छवी भी बोलते हैं, जो वैशाली और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र आता है वो वाला। दूसरा मगध, मगध के क्षेत्र में पटना, गया, नालंदा वाला क्षेत्र आता था। और तीसरा जो जनपद था, महाजनपद था, वो था आपका अंग। मतलब 3 गो था, लिच्छवी, मगध और अंग। और अंग के क्षेत्र में कौन सा पड़ता था तो भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र पड़ता था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद में मात्र 3 महाजनपद का विस्तार बिहार में है, वजी या लिच्छवी, मगध और अंग। ठीक है, 16 महाजनपद की चर्चा कहाँ पे मिलता है तो आपका अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, और भगवती सूत्र है जो आपका जैन धर्म का ग्रंथ है। ये ध्यान में रखना है, जहां पे 16 महाजनपदों का जानकारी मिलता है। ठीक, वजी संघ महाजनपद काल को देखते हैं, महाजनपद को देखते हैं तो हम लोग को इसमें से क्या मिलता है कि वजी संघ में 8 राज्यों का संघ था, जिसको अंठकुल कहते थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें 8 कौन कौन शामिल था तो वजी, लिच्छवी, यात्रिक, ठीक है, आपका विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु संघ इसमें क्या था कि शामिल था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, जिसमें वजी संघ में सबसे प्रसिद्ध जो था आपका लिच्छवी था। ये बात आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि लिच्छवी जनपद जो था बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था वजी संघ में। ठीक, लिच्छवी की राजधानी कहां पे था तो वैशाली में था, और वैशाली नगर की स्थापना कौन किया था विशाल, जिसी के कारण इसका नाम भी क्या पड़ा था तो वैशाली भी पड़ा था। ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह और कुंडग्राम के ज्ञात्रिक जो था वजी संघ के प्रमुख जनपद था। और वजी संघ में जो लिच्छवी जो है विश्व का प्रथम गणतंत्र भी है, ये भी बात आपको याद रखना है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अभी अपना देश जो है रिपब्लिक है, रिपब्लिक का मतलब आखिर में क्या होता है कि ऐसा देश
जहां पे अब राजाशाही खत्म होकर क्या है कि कोई भी लोग चुनकर आ सकते हैं। गणतंत्र का मतलब सिंपल से यही होता है कि कोई भी जो अब है वहां पे वैसा लोग जो चुना जाएंगे जो जिसको जनता चुनेंगे। और दूसरा इसका मतलब क्या निकलता है, जो सरकार बनेगा एक लिमिटेड समय के लिए बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो एक बार बन गया वो हमेशा रहेगा, नहीं, ये 5 साल के बाद यहाँ जो है इंडिया में क्या हो सकता है कि चेंज हो सकता है। ये बात आपको याद रखना है, जिसको हम लोग गणतंत्र का दर्जा देते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, जो लिच्छवी जो है विश्व का प्रथम गणतंत्र की संज्ञा मिलता है किसको, तो लिच्छवी को। ये बार बार क्वेश्चन बनता है और बहुत बार बना हुआ भी है। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं मगध महाजनपद का। तो मगध जो है राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारण से क्या है कि बहुत ज्यादा मजबूत था और सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपदों में यही था। ये भी बात आपको याद रखना है। मगध की प्रारंभिक जो राजधानी था गिरिवर्ज, जिसको राजगीर बोलते हैं। ठीक है, यह जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मगध का विस्तार मुख्य रूप से कहां पर आपको मिलता है, तो पटना से गया के जो क्षेत्र है उसमें मगध का विस्तार मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मगध एवं अंग महाजन पद का जो सर्वप्रथम वर्णन मिलता है कहां पे मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। हम लोग जानते हैं कि 4 वेद है, 4 वेद का जो अथर्ववेद है लास्ट वाला, अथर्ववेद में जानकारी किसका मिलता है, तो आपका मगध और अंग का मिलता है। ये ध्यान में रखना चाहिए आपको। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तीसरा वाला जो अंग महाजनपद था। तो अंग महाजनपद का विस्तार कहां पर है, हम लोग जानते हैं कि भागलपुर से मुंगेर के जो क्षेत्र है वो जो है अंग महाजनपद का क्षेत्र था। और इसकी राजधानी कहां पे था, तो चंपा था। ये राजधानी जरूर याद रखिएगा क्योंकि बार बार ये पूछते रहता है। ठीक है, और इसका अंग के जो अंतिम शासक था ना, ब्रह्मदत्त को हराकर जो था मगध के बिंबिसार जो शासक था उसको क्या किया था कि मगध में मिला लिया था। ठीक है, ब्रह्मदत्त को हराकर क्या किया था, अंग को मिला लिया था बिंबिसार किसमें, तो मगध में मिला लिया था। मतलब कि अंग भी जो था लास्टली किसमें मिल गया था, मगध में। हम लोग जानते हैं कि मगध एक मजबूत मतलब महाजनपद भी था। ठीक, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि मगध का जो उत्कर्ष एवं उसके राजवंश जो था, मतलब कि कैसे कैसे उत्कर्ष हुआ। फिर हम लोग मगध काल में मौर्य काल, हर्षवर्धन काल, ये सब सारे हम लोग पढ़ लेंगे। तो इसमें है गुप्त काल, ये सब सारा जो इंपॉर्टेंट काल है उसमें हम लोग देख लेंगे। तो मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ और उसके राजवंश। मगध की स्थापना जो किया था कौन किए थे, बृहदर्थ किए थे। बृहदर्थ कौन थे, तो बृहदर्थ जो थे जरासंध के क्या थे, तो आपको याद रखिएगा कि पिताजी थे। ठीक है, जरासंध का आप देखे होंगे, जरासंध का जो महाभारत में भी है, जरासंध और आपका भीम का जो द्वंद्व युद्ध था, मल्ल युद्ध था ना, वही जरासंध है। ठीक, बृहदर्थ का पुत्र जरासंध इस वंश का क्या थे कि प्रसिद्ध शासक थे। और जरासंध को भीम ने द्वंद्व युग में क्या किया था कि पराजित कर उसका वध कर दिया था। हम लोग जानते हैं जरासंध को, जिसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो महाभारत में मिलता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पे था, राजगीर था, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा सुरक्षित जगह था राजगीर। ठीक, मगध एक उर्वरक भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज, वन संसाधन, ये सब होने के कारण आर्थिक रूप से क्या था कि बहुत ज्यादा संपन्न था। बृहदर्थ वंश मतलब कि जो जरासंध के जो पिता थे वो अपने नाम पर ही वंश की स्थापना किए थे। उसका अंतिम शासक अगर पूछ ले तो क्या बताना है, रिपुंज था। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। जो भी आपका बिहार स्पेशल का क्लास है वो करीब से करीब 15 से 20 क्लास में आपका सारा से सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।